हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वंश एंड फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए अपने फैन फिक्शन को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ड्रैगन्स मेट। चैप्टर 4, पावर्स लॉक बट वाई। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सभी मिनिस्टर ने लैंड कुरैन को बिना बताए एक सभा बैठाई थी। उस सभा में मिनिस्टर चाव ने कहा था कि हो सकता है कि हमारी क्वीन मर गई हो। ये सुनकर किंग लैंड वांगजी का ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने गुस्से में ग्राउल किया। उस ग्राउल की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा महल हिल गया था और सारे मिनिस्टर लैंड कुरैन लैंड सिचैन अपनी जगह पर लड़खड़ा गए थे। वो पीछे की तरफ गिर गए थे और किंग लैंड वांगजी के ड्रैगन ने ग्राउल करते ही कहा, पिजन। ये कहते ही वांगजी के हाथ में उसकी बिचन आ गई और वांगजी दूसरे ही पल उस क्लैन लीडर के सामने थे और उसकी बिचन उस क्लैन लीडर के गर्दन पर थी। ये देखते ही सभी मिनिस्टर शॉक हो गए। उन्होंने कहा, किंग। उस मिनिस्टर की तो जैसे जान हलक को आ गई थी और उसकी आंखें जैसे बाहर को आ गई थी। किंग को अपने सामने देखकर और उनकी तलवार उसके गर्दन पे देखकर वांगजी ने कहा, अगर तुमने अपने मुंह से एक और बार ये शब्द निकाला ना, अपने पिजन से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इस बार की तरह सोचूंगा नहीं। मेरी पिजन तुम्हारे खून से नहाई होगी, याद रखना तुम। वांगजी अपने गोल्डन आई से उस मिनिस्टर चा को घूर के देख रहा था और उसके ड्रैगन फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे। वो फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि लैंड सिचैन, लैंड कुरैन, सारे मिनिस्टर जितने भी उस सभा में लोग थे, उन सभी ने अपनी गर्दन को पकड़ लिया था और वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। वो सब अभी भी ज़मीन पर गिरे हुए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे, पर ये फेरोमोन्स थे कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज तो उनकी जान चली जाएगी, कि उनका दम घुट जाएगा, क्योंकि वो फेरोमोन्स थे ही इतने स्ट्रॉन्ग जो किसी को भी मार सकते थे। और यहाँ जैसे ही वांगजी ने अपनी तलवार उस मिनिस्टर के गर्दन से हटाई, वो मिनिस्टर वांगजी के कदमों में गिर गया। उसने कहा, किंग, किंग माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा किंग, माफ़ कर दीजिएगा। मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती था। मैं पागल था। मैं आपको आपके वर्ड्स को अफोर्ड नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा आपको दूसरा ओमेगा के लिए। वांगजी ने कहा, निकलो। उस मिनिस्टर ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, सुनाई नहीं दिया। ये सुनते ही दूसरे पल वो मिनिस्टर वहाँ से गायब। वांगजी उस सभा से गुस्से में जाने लगा अपने बिचिन को लेकर। यहाँ लैंड कुरैन ने खुद को संभाला और वो खड़े हुए। उन्होंने देखा किंग जा रहे हैं यहाँ से गुस्से में। लैंड कुरैन ने कहा, सभा यहीं खत्म होती है। ये सुनते ही सभी मिनिस्टर वहाँ से जाने लगे, पर जाते हुए सभी की नजरें किंग के ऊपर थी, जिसे लैंड सिचैन ने रोक लिया था। सभी मिनिस्टर की तरह एडम मैरलिन के मिनिस्टर की नजरें भी किंग लैंड वांगजी के ऊपर थी। जब तक वो गए नहीं, तब तक उन्होंने वांगजी के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। वो जानते हैं किंग लैंड वांगजी सबसे क्या छुपा रहे हैं, उनका ओमेगा कौन है और क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। इसीलिए तो वो भी किंग वांगजी के मेट को ढूंढ रहे हैं। उस मिनिस्टर के वहाँ से जाने के बाद उस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए थे और साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया गया था कि कोई बात सुन ना पाए। उस कमरे में अभी बस वांगजी, लैंड सिचैन, लैंड कुरैन और नीमिंजे थे और कोई भी नहीं था। पूरी सभा खाली थी। लैंड कुरैन ने वांगजी के पास आते हुए कहा, वैसे सभी मिनिस्टर की बात तो सही ही है। बहुत साल हो गए हैं क्वीन को ढूंढते हुए। ये सुनते ही वांगजी ने अपने गोल्डन आइज से लैंड कुरैन को देखा और कहा, तो लैंड सिचैन ने कहा, किंग, हमने इसके बारे में बहुत सोचा है। जो लोग इतने बड़े अंपायर को मार सकते हैं, इतने लोगों को मार सकते हैं जिनकी गिनतियाँ ही नहीं है, तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हो सकता है उनके पास क्वीन हो, या हो सकता है कि हमारे अंपायर के अलावा, हमारे अंपायर के क्लैन्स के अलावा और किसी क्लैन या अंपायर हो, उन्होंने मारा हो। मतलब कि वहाँ के किंग और क्वीन को और वो लोग ले गए हों क्वीन को। नीमिंजे ने कहा, किंग, बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं भी यही कहना चाहता था। फर्स्ट प्रिंस लैंड सिचैन ने सही कहा।
हो सकता है जिन लोगों ने इतने बड़े एम्पायर को जला दिया और इतने सारे लोगों को मार दिया, हत्याएं हो गई, इनोसेंट लोग मारे गए, सारे सॉर्सरर्स मारे गए और वहाँ के किंग भी मारे गए। किंग आप ही ने आदेश दिया था ना कि क्वीन को ढूंढा जाए और प्रिंस को। हमने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एस्टर के क्वीन को और आपके मेट को ढूंढा था, पर हमें जंगलों में उनकी डेड बॉडीज मिली, एस्टर की क्वीन की और आपकी मेट की। आपकी मेट जिंदा नहीं है किंग, उन्हें किसी ने मार दिया है, वो मर चुकी है और आपको ये मारना होगा किंग कि आपके मेट मर चुके हैं। जैसे ही वांगजी ने ये सुना, उसकी आईज गोल्डन में शाइन करने लगी और उसने निमिंजे के गले को पकड़ लिया और कहा, क्या कहा तुमने? मेरा मेट जिंदा है, वो मर नहीं सकता, मैंने उससे महसूस किया है। निमिंजे ने खांसते हुए कहा, किंग माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैंने तो जैसे देखा, मैंने बस वही बोला। वांगजी ने कहा, दोबारा बोलने से पहले सोच लेना, वरना तुम मेरे रॉयल पर्सनल गार्ड हो, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करने में मैं जरा भी देरी नहीं लगाऊंगा। ये कहते ही वांगजी ने निमिंजे को छोड़ दिया और निमिंजे जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर लैन सुजन और लैन कुरन शॉक, जिस ओमेगा को वांगजी ने अभी तक देखा भी नहीं, उस ओमेगा के लिए वांगजी कितना पोसेसिव और कितना एग्रेसिव है, देख के ही सबके होश उड़ गए थे। इतना एग्रेसिव अल्फा। निमिंजे ने खुद को संभाला और वो वांगजी के पैरों में गिर गए। उन्होंने वांगजी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, माफ कर दीजिएगा किंग, माफ कर दीजिए। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपने गुस्से को बस शांत कर रहा था। लैन कुरैन ने निमिंजे को देखते हुए कहा, किंग। जैसे ही वांगजी ने ये सुना, वांगजी ने घूर कर लैन कुरैन की तरफ देखा। लैन कुरैन ने कहा, सालों पहले भविष्यवाणी हुई थी किंग, आपके जन्म से पहले। वांगजी ने कहा, ये बात मैं जानता हूँ। लैन कुरैन फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का ये नियम है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन किंग बनेगा और उसके सामने सारे ही क्लैन के ड्रैगन्स झुकेंगे। ये नियम है जिसका सभी को पालन करना होता ही है, भले ही वो किसी भी क्लैन के क्लैन लीडर क्यों ना हो, झुकना तो पड़ेगा। और वो किंग के परमिशन के अलावा किसी भी क्लैन पर हमला नहीं कर सकते। अगर उन्हें हमला करना हुआ तो उन्हें पहले किंग की परमिशन लेनी होगी। अगर किंग ने मना कर दिया दूसरे क्लैन पर हमला करने से, तो वो चाहकर भी वो क्लैन उस क्लैन पर हमला नहीं कर सकता। कितनी भी रंजिशें हों, वो हमला कर ही नहीं सकता बिना किंग के परमिशन के। अगर उसने हमला किया तो ये राजद्रोह कहलाएगा और किंग की सेना तब उसके ऊपर चढ़ाई कर देगी और उसके क्लैन को ख़त्म कर देगी। इस पूरे कल्टीवेशन में बस वाइट ड्रैगन्स है और जितने भी वाइट ड्रैगन्स कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुए हैं, वो बस कुसू के हुए हैं और वो उस थ्रोन पर विराजमान हुए हैं। और यहाँ तक कि किंग के फादर भी इस गद्दी पर विराजमान हुए थे। ये कहते हुए लैन कुरैन ने उस थ्रोन की तरफ देखा। ये थ्रोन ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, वो ड्रैगन चुना जाता है इस थ्रोन के लिए और फिर वो इतिहास रचता है। लैन कुरैन ने फिर वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, आपके फादर किंग, आपके फादर ने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सालों तक राज किया था। वो पहले ऐसे किंग थे जो इतने लंबे समय तक इस गद्दी पर बैठे रहे। पर एक दिन एक भविष्यवाणी हुई कि मैरिलीन में एक ड्रैगन जन्मेगा जो रेड ड्रैगन होगा और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करेगा। अब तक का वो सबसे पावरफुल ड्रैगन होगा क्योंकि वो रेड ड्रैगन होगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड के रूल के हिसाब से मैरिलीन के प्रिंस को राजा बनाने की तैयारी की गई और जब उनका राज्यारोहण हो रहा था, यानी क्राउन सेरेमनी, किंग चिंगेजुन ने अपने सिर का वो ड्रैगन क्राउन, जो रूल है पहला किंग होने वाले किंग को अपने सिर का क्राउन उतार कर उसके सिर पर रखेगा, तभी ये क्राउन सेरेमनी पूरी होगी। किंग चिंगेजुन ने भी यही किया। उन्होंने खुशी खुशी अपने सिर का ताज उतार कर होने वाले किंग के ऊपर वो क्राउन रखने ही जा रहे थे कि तभी एक और भविष्यवाणी हो गई। और ये भविष्यवाणी की थी महागुरु लैनी ने, वो खुद आई थी। उन्होंने कहा था पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने कि अगर एडम को किंग बनाया गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा। तब आपके फादर ने किंग सवाल किया था कि तब कौन इस थ्रोन पर बैठेगा, क्योंकि एक बार जो राजा इस कुर्सी से उठ जाता है वो दोबारा नहीं बैठता। और किंग चिंगेजुन तो
अपनी गद्दी छोड़ चुके थे, तब कौन इस गद्दी पर बैठेगा? क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड का तो यही रूल है ना कि कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ड्रैगन बैठेगा इस थ्रोन पर। एडम और किंग चिंगेजुन तो इस कुर्सी को छोड़ ही चुके थे, अब कोई पावरफुल ड्रैगन तो था नहीं इन दोनों के अलावा। और एडम को महागुरु लैनी ने मना कर दिया था। अब कौन बैठेगा इस गद्दी पर? महागुरु लैनी ने कहा, सवाल अच्छा है, तुम्हारी ही ब्लड लाइन का चिंगेजुन, तुम्हारा ही खून इस गद्दी पर बैठेगा। चिंगेजुन ने कहा, आपका क्या मतलब है महागुरु? लैनी ने कहा, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, जाके देखो उसे, और वो तुम्हारा बच्चा होगा जो इस थ्रोन पर बैठेगा। पर वो एक ब्लैक ड्रैगन होगा, याद रखना। सदियों बाद ब्लैक ड्रैगन वापस आ रहा है, वो भी तुम्हारे क्लैन में। चिंगेजुन पर वो बलिदान मांगेगा। चिंगेजुन ने कहा, इसका क्या मतलब है महागुरु? और ब्लैक ड्रैगन तो वो इतिहास के पन्नों में है, उनका कोई अस्तित्व नहीं। महागुरु लैनी ने कहा, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो अक्सर सच हुआ करते हैं और इतिहास कभी भी झूठ नहीं होता। और ये भी सच है कि ब्लैक ड्रैगन्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अनकंट्रोल होते हैं और वो पूरी दुनिया को, पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को तबाह करने की ताकत रखते हैं। ये सुनकर लैंडकुरैन घबरा गए थे। इतना पावरफुल ड्रैगन, तो उसे कंट्रोल कोई कैसे करेगा? इससे अच्छा है कि वो नहीं। ये कहते हुए महागुरु लैनी ने लैंडकुरैन की तरफ देखा। नहीं लैंडकुरैन, जो तुम सोच रहे हो ना, वो सोचना भी मत, क्योंकि अगर इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में उस ब्लैक ड्रैगन ने जन्म नहीं लिया तो ये कल्टिवेशन वर्ल्ड डूब जाएगा। ये बात याद रखने तुम। और उस ब्लैक ड्रैगन को कोई मार नहीं सकता, पर उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकता है, और वो कंट्रोल करेगा उसका मेट। और ब्लैक ड्रैगन की पावर्स लॉक रहेंगी उसके जन्म से ही। जब तक उसका मेट नहीं मिल जाता, वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। उसका ड्रैगन लॉक रहेगा और उसकी पावर्स भी। उसका मेट ही उसे अनलॉक करेगा और वो आएगा। याद रखना, उसे मारने के लिए साजिशें रची जाएंगी। काले साए उसके पर सवार रहेंगे। कल्टीवेशन वर्ल्ड धीरे धीरे बिखर रहा होगा और मौत का तांडव होगा, खून बहेगा, और वो अब तक का कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा होगा, जिसे कोई हरा नहीं सकता। जादू होगा उसके खून में और वो होगा ब्लैक ड्रैगन्स मेट, और कोई सेक्रीफाइस देगा जब वो मिलेंगे। ये सुनकर लैंडकुरैन काँप गए। उन्होंने कहा, महागुरु लैनी, सेक्रीफाइस? कैसा सेक्रीफाइस? लैनी ने कहा, ब्लड सेक्रीफाइस। चिंगेजुन ने कहा, क्या? पर ये देगा कौन? लैनी ने कहा, वो देगा जिसे चुना गया होगा, और कोई नहीं दे सकता, और किसी की सेक्रीफाइस मानी नहीं जाएगी। अगर कोई भी अपनी सेक्रीफाइस देना भी चाहा तो उसी को देना होगा, और वो खुद देगा, और वही ड्रैगन्स मेट को महान ब्लैक ड्रैगन लान वांगजी तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये कहने के बाद महागुरु लैनी वहाँ से गायब हो गई थी। वांगजी ने कुरैन को देखते हुए कहा, महागुरु लैनी ने भविष्यवाणी की थी। लैंडकुरैन ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, तो ये मुझे बताया किसी ने क्यों नहीं था? आप लोगों ने कहा ऐसी ही भविष्यवाणी की थी किसी ने, और महागुरु लैनी ने की थी, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था अंकल? लैंडकुरैन ने कहा, किंग, आपके फादर नहीं चाहते थे। वांगजी ने कहा, तो मुझे आधी भविष्यवाणी बताई गई थी। लैंडकुरैन ने कहा, हाँ, आपको आधी भविष्यवाणी बताई गई थी किंग, और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था वैसा ही हुआ। आपके मेट के जन्म लेते से ही मौत का तांडव शुरू हो गया था। लाखों लोग मारे गए, खून पानी की तरह बहा, अंधाधुंध लोगों को मारा गया, पूरा एस्टर एम्पायर ही खत्म हो गया। बस लैंसिटर ने कहा, ड्रैगन्स मेट को ढूंढने के लिए, तो वो एस्टर में किंग के मेट को ढूंढने आए थे, है ना? लैंडकुरैन ने कहा, हाँ, वो ड्रैगन्स मेट को ढूंढने के लिए आए थे। उन्हें सॉर्सरर से कोई भी मतलब नहीं था, वो बस क्वीन को चाहते थे हमारे, जो उन्हें नहीं मिले, क्योंकि अगर मिल गए होते हैं तो ये कल्टीवेशन वर्ल्ड टुकड़ों में बिखर गया होता,
ख़त्म हो गया होता पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड। लैंड कुरैन ने कहा, पर किंग मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने क्यों पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये बताया कि आपने अपने मेट को महसूस किया? इससे तो और भी बड़ा खतरा आ जाएगा ना क्वीन के ऊपर। वांग जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ इससे और भी बड़ा खतरा आ जाएगा, पर यही आखिरी रास्ता था, क्योंकि सभी को पता है ड्रैगन्स का मेट बस ड्रैगन होता है, और जो मेरे मेट को ढूंढ रहा है उसे ये पता है कि मेरा मेट एक सॉर्सरर है। तो क्या किंग आपने इसीलिए सॉर्सरर्स के क्लैन को सीक्रेट रखा? वांग जी ने कहा, इसका मतलब कि हमारी क्वीन जिसे भी मिलेंगी वो डायरेक्ट हमें क्वीन की खबर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि हमारी क्वीन सॉर्सरर है, और सभी सोचेंगे कि वो ड्रैगन है, जैसा कि अब तक लोग सोचते हुए आए हैं। और ये सभी जानते हैं कि अगर ड्रैगन्स के मेट को कुछ भी होता है तो ड्रैगन्स को तुरंत ही पता चल जाता है कि उनका मेट कहाँ है, और वो उन तक तुरंत पहुंच जाते हैं। और इसीलिए तो कोई ड्रैगन्स के मेट को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। किंग, इसीलिए तो आप किंग हैं। इतनी दूर तक तो हमने सोचा ही नहीं था। वांग जी ने कहा, निमिंजे आपको जैसे मैंने कहा था आपने किया। निमिंजे ने कहा, जी किंग, हमारे सैनिक कल्टीवेशन वर्ल्ड के पूरे क्लैन में फैले हुए हैं। वांग जी ने कहा, नहीं, कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर क्लैन लीडर के घर में हर एक पर्सन के पीछे हमारा एक स्पाई होना चाहिए, चाहे वो सर्वेंट हो चाहे वो क्लैन लीडर ही क्यों ना हो, हर एक के पीछे हमारा आदमी होना चाहिए, और पल पल की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। फैला दो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में हमारे आदमियों को। क्वीन मुझे अपने आंखों के सामने 2 दिन में चाहिए। जो प्लान किया है उसे एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। लैंड कुरैन ने कहा, प्लान? पर किंग आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारे ही एम्पायर के क्लैंस क्वीन को मारने की साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो आपके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। उनके पास तो आज पूरा मौका था, वो आपको चैलेंज कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं वो आपके सामने टिक नहीं सकते। तो वो क्वीन को मारने की कोशिश क्या करेंगे, ये जानते हुए कि अगर आपको जरा सी भी भयानक लग गई तो आप उनके क्लैन को बर्बाद कर देंगे। मुझे लगता है किंग कोई और क्लैन है जो ये सब कर रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो हमारे एम्पायर का हिस्सा ना हो। वांग जी ने कहा, जैसे दिखता है मास्टर लैन वैसा होता नहीं। ये कहते हुए वांग जी ने एक सिक्का लैंड कुरैन की तरफ कर दिया। लैंड कुरैन ने कहा, किंग ये तो हमारे ही एम्पायर का सिक्का है। तो वांग जी ने कहा, ये हमारे एम्पायर का सिक्का है, पर ये एस्टर में मिला था। एस्टर में ये सिक्के नहीं चलते, हमारे एम्पायर में आने वाले क्लैंस में ये सिक्के चलते हैं। इसका मतलब एस्टर पे जिसने भी हमला किया था वो हमारे ही एम्पायर का क्लैन है, और वही मेरे मेट को मारना चाहता है। लैंड कुरैन सुनकर ये शॉक, उन्होंने शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, किंग क्या आपने इसीलिए शुरू से पूरे क्लैन के ऊपर नजर रखवाने के लिए कहा था, और उनकी सारे सैनिक हमारे क्लैन में भर्ती हैं कि सैनिकों के ऊपर भी नजर रखा जाए? वांग जी ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से जाने लगा, पर वो चलते चलते रुक गया। उसने निमिंजे की तरफ पलट कर देखा और कहा, मिस्टर नीये, आपके पास बस 2 दिन का वक्त है। आप उस पर्सन को ढूंढिए जो पर्सन मेरे मेट को मारना चाहता है, और इतने लोगों की उसने जान ली है। अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मेरी बेचन आपके खून से नहाई होगी, याद रखिएगा। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला गया। निमिंजे किसी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिन 5 साल से ढूंढ नहीं पा रहे, और अब 2 दिन में कैसे ढूंढेंगे? पहले ही गर्दन मेरी कटेगी किंग के हाथों, उस पर्सन की कटे या ना कटे। ये निमिंजे सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा, 1 सेकेंड, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये इतनी बड़ी प्लानिंग किंग ने 5 साल पहले ही कर दी थी। लैंड कुरैन के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था वांग जी इतना बड़ा प्लानिंग कर चुका है उस पर्सन को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। और निमिंजे तो ज्यादा शौक थे, क्योंकि उनके ही तो जरिए वांग जी ने ये सब करवाया था। लैंड कुरैन ने कहा, पर सिचन ये बात तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्से में रहते हैं, और उनका ड्रैगन बात बात पर लोगों को मारने के लिए उतारू रहता है, उसके नाक पे मुझे गुस्सा रहता है। सिचन ने कहा, जी सही कहा। निमिंजे ने कहा, अब तो मुझे किंग से डर लगने लगा है, क्योंकि इन्होंने मुझे ही मारने की कई बार कोशिश की है, और आज तो वो धमकी देकर गए हैं। उनकी आंखें, उनका ड्रैगन मुझे कैसे देख रहा था। ये सुनकर लैंड सिचन और लैंड कुरैन ने निमिंजे की तरफ देखा। सही बात है,
आज बस वांग जी ने निमित्य को मारने की कोशिश नहीं की है, ये 4-5 बार पहले ही हो चुका है, ये कुछ नया नहीं है। पर किंग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं आजकल? उसका भी तो रीजन होगा ना। उसका रीजन है उनका ओमेगा, जिसे वो अपनी उन झलकियों में देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते। उन्हें दिखता है कि उनका ओमेगा दूसरे अल्फाज से बात करता है और बहुत खुश रहता है। शायद इसी वजह से हमारा किंग जेलस है और इनसिक्योर फील करते हैं, इसीलिए उनका गुस्सा आजकल उनके नाक पर रहता है। पर एक बात ये भी सच है, किंग लैन वांग जी ने अपने ही अंकल और अपने ही ब्रदर से एक बात छुपाई है। वो अपने मेट को महसूस कर सकते हैं, उन झलकियों में देख सकते हैं, पर वो अपने मेट तक पहुंच नहीं सकते, वरना तो वो अपने मेट के पास उसी वक्त पहुंच जाते जब उनके मेट के क्लैन को जलाया गया था, जब उनकी मेट को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो नहीं पहुंच पाए उस वक्त वहाँ। ड्रैगन्स की ये खूबी होती है, जब उन्हें महसूस होता है कि उनका मेट खतरे में है तो उसी वक्त ड्रैगन जो होते हैं अपने मेट के पास पहुंच जाते हैं। ये हर ड्रैगन कर सकता है, मामूली से मामूली ड्रैगन भी ये कर सकता है, पर किंग लैन वांग जी अपने मेट तक पहुंच नहीं पा रहे। उन्होंने नहीं पता क्या गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपने मेट तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे। वो कोशिश करते हैं अपने मेट के पास पहुंचने की, उसे महसूस कर कर, जैसा कि हर ड्रैगन करते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे। इसी वजह से तो वो तड़प जाते हैं। वो ही बस नहीं तड़पते अपने ओमेगा के लिए, उनका ड्रैगन भी तड़पता है अपने ओमेगा के लिए, जिसे वो देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते। तरस गए हैं वो अपने क्वीन को अपने बाहों में भरने के लिए, तरस गए हैं उनके फेरोमोन्स के लिए। और साथ ही किंग का ड्रैगन तो अपने क्वीन के लिए पागल है, और इतना ज़्यादा पागल है कि वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जिस तरह किंग सोचते हैं वो नहीं सोचेगा किसी को कि कोई कौन है। पर ये भी बात सच है, किंग को प्यार हो गया है अपनी क्वीन से। अगला दिन जियांग क्लैन में सुबह हो चुकी है, आसमान में सूरज चमक रहा है, फूल खिले हुए हैं जिसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है उस पूरी जगह, और बर्ड्स चहचहा रही हैं जैसे वो कोई गाना गा रहे हैं। एक शख्स को देखकर जो हंसते हुए भाग रहा है, उसके बाल जैसे हवा में फैले हुए हैं जो घुटनों तक थे, और इस शख्स के पीछे पीछे भागते हुए कुछ लोग जो कह रहे थे, विंग विंग रुको, विंग विंग रुक जाओ, लिटिल प्रिंस रुकिए, प्रिंस रुकिए, आप वहाँ नहीं जा सकते, फुरैन ने मना किया है आपको जंगलों में जाने से। विंग रुको, जंगलों में क्यों जा रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारे पैरों में कुछ चुभ जाएगा, तुमने पैरों में कुछ पहन भी नहीं रखा। ये सुनकर विंग भागते हुए पीछे मुड़ा और उसके पूरे बाल उसके फेस पर आ गए थे। उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसकी आंखें शाइन कर रही थी, वो बहुत हंस रहा था। आज विंग पूरे 18 साल का हो गया है और आज वो पूरी तरीके से ओमेगा भी बन गया, पर शायद विंग को नहीं पता आज से हर चीज़ बदल जाएगी उसके लिए, और जो ये खूबसूरत पल है आज के बाद कभी भी वापस नहीं आएंगे। पर जब तक विंग खुशी के पल जी सकता है वो जी रहा है, क्योंकि आज के बाद तो सब बर्बाद हो जाएगा, जो विंग को नहीं पता। विंग ने पीछे पलटकर कहा, मैं जानता हूँ मॉम ने मुझे मना किया है, इसी वजह से तो जा रहा हूँ, मुझे पॉन्ड में जाना है। अब जानते हो ना मुझे स्विम करना कितना पसंद है। ये सुनकर जंगशा, जिसके हाथ में विंग के शूज थे, उसकी क्या बड़बड़ी हो गई। उसने कहा, पॉन्ड में? विंग रुक जाओ, मॉम मुझे मार डालेंगी, तुम मुझे मारने की तैयारी क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना मॉम ने तुम्हें मना किया है पॉन्ड में जाने के लिए, और उन्होंने मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी दी है कि तुम ना जाओ, वो मुझे मार डालेंगे। विंग ने कहा, नहीं मैं जाऊँगा, आप लोगों ने मुझे कितने दिनों तक नहीं जाने दिया, मैं जाऊँगा। आई लव लोटस पॉन्ड एंड आई लव स्विम, बाय बाय गगा। विंग ये कहकर भागने लगा और जंगशा विंग के शूज को लेकर उसके पीछे भागे जा रहा था, और विंग की ढेर सारी मेट्स उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो सब डरे हुए थे कि विंग पॉन्ड में गया तो उन सभी की जान खतरे में आ जाएगी, इंक्लूडिंग जंगशा। जंगलों से भागते भागते विंग लोटस पॉन्ड की तरफ आ गया। उसने कहा, आखिरकार मैं पहुंच गया। जंगशा ने पीछे से कहा, विंग कूदना मत। विंग ने पीछे उलट कर कहा, आपको लगता है गगा मैं रुक जाऊंगा। ये कहते विंग लोटस पॉन्ड में कूद गया था छपाक से, और उसका पूरा पानी जंगशा के ऊपर आया था। जंगशा पूरा भीग गया था। जंगशा ने कहा,
विंग तुमने मुझे पूरा भिगा दिया। जंक्शा को देखकर सभी मेट्स हंसने लगी थी क्योंकि वो विंग के कूदने से पहले ही दूर हट गई थी, क्योंकि वो सभी जानती है विंग ऐसा ही करता है, वो हमेशा ही जंक्शा को भिगा देता है। विंग ने उस पानी में से अपने सिर को निकालते हुए कहा, गगा ये पानी कितना ठंडा है, गगा आप भी आओ। विंग उस वक्त हेवनली ब्यूटी लग रहा था। विंग के सिर पर एक लोटस का फ्लावर था। विंग ने एक पर्पल रोब पहना हुआ था जो उसकी बॉडी से चिपक चुके थे और उसके बाल भी पूरे भीग चुके थे। उसके उस खूबसूरत चेहरे पर वो पानी किसी पर्ल की तरह चमक रहा था। जंक्शा ने कहा, विंग कि तुमने क्या किया? तुम जानते हो ना तुम अब बड़े हो गए हो, मॉम ने मना किया है तुम्हें इस तरह पॉन्ड में स्विम करने से। विंग ने कहा, का मुझे पसंद है। विंग को तो ये बहुत पसंद है, पर किसी और की हाथों की मुट्ठियाँ बन चुकी थी और वो पर्सन गुस्से में तमतमा गया था जो गुस्से में अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। उस सभा में वांग जी को हमेशा की तरह कुछ विंग की झलकियाँ आई थीं, जिसमें वांग जी सिर्फ विंग को ही देख सकता है, उसके आसपास वाले लोगों को नहीं देख सकता। हाँ, वो उनके नाम को सुन सकता है पर उन्हें देख नहीं सकता। पर उसे ये पता चल जाता है कि उसके आसपास वाले लोग अल्फा है या ओमेगा या बीटा। उसे उनके बात करने के अंदाज से समझ में आ जाता है। पर अभी वांग जी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने देखा विंग पानी में कूद पड़ा, वो भी किसी अनजान अल्फा के सामने। जंक्शा तो वांग जी के लिए अनजान अल्फा ही है ना, क्योंकि वांग जी जानता है जिस घर भी उसका ओमेगा गया है वो उसका रियल ब्रदर नहीं है। इसी वजह से वांग जी इस अल्फा से कुछ ज़्यादा ही जेलस रहता है, जिस वजह से हमारे महाराज लहान वांग जी के गुस्से का सामना ये पूरी सभा कर रही है। इस वक्त उनके फेरोमोन्स जो एग्रेसिव है वो रिलीज हो रहे हैं और साथ ही उनके मुंह में कुछ सॉल्टी वाटर फील हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अभी भी किसी पानी में छलांग मारी हो, क्योंकि विंग ने पानी में छलांग मारी थी। इसी वजह से वांग जी को ऐसा लगा जैसे उसने अपना मुंह किसी समुद्र में घुसाया हो और बाद में निकाल लिया हो। इसी वजह से वांग जी के मुंह में तो सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है, उस वाटर का। वांग जी को ऐसे ही विजन्स हमेशा आते हैं जहाँ से विंग कहीं से कूद पड़ता है या कहीं से उसे चोट लग जाती है, या विंग जब भी तीखा खाता है तो वांग जी को वो टेस्ट आता है उन झलकियों में। जब भी किंग लैन वांग जी उन झलकियों में अपने ओमेगा को कुछ तीखा खाते हुए देखते हैं। और इसमें लैन कुरैन और लैन सिचेन को समझ में नहीं आता कि हमारे किंग को स्पाइस कब खाने की आदत हो गई, पर वो क्या जाने किंग के मेट को स्पाइसी पसंद है, इस वजह से किंग को स्पाइसी खाने की आदत हो गई है। फिलहाल तो हमारे किंग लैन वांग जी गुस्से में तमतमाए हुए हैं अपने मेट को इस तरह पानी में देखकर, क्योंकि उनका मेट लग ही इतना खूबसूरत लग रहा था और वो खूबसूरती उनके लिए होना चाहिए ना, किसी और के लिए क्यों। जेलस ड्रैगन्स किंग, उनका पारा ही चढ़ गया और इस बढ़े हुए पारे का नतीजा इन सभा को भुगतना पड़ रहा है, जो अपनी अपनी गर्दन को पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि उन्हें सांस ही नहीं आ रही। ये फेरोमोन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है। किंग को प्यार हो गया है अपनी क्वीन से और वो अब अपनी क्वीन से दूर रहना नहीं चाहते। बहुत इंतज़ार किया है उन्होंने अपनी क्वीन का, पर ये इंतज़ार है कि ख़त्म ही नहीं होता। और जब भी वो इन झलकियों में अपनी क्वीन को देखते हैं तो वो तड़प जाते हैं अपनी क्वीन के लिए। पर कहते हैं ना, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। यहाँ जंक्शा गुस्सा हो गया था। जंक्शा ने कहा, विंग बारा। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊँगा, गगा आप आओ। जंक्शा ने कहा, विंग मैंने क्या कहा तुमसे? विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलो मुझे हाथ दो। विंग स्विम करके उस लोटस पॉन्ड के किनारे तक आया। विंग ने कहा, गगा हाथ दो मुझे। जंक्शा ने अपना हाथ दिया और विंग ने जंक्शा को पानी में ही खींच लिया और जंक्शा पानी में गिरा छपाक से मुंह के बल, और विंग वो खुद बाहर आ गया और वो बाहर आकर जंक्शा के सामने बहुत हंसने लगा था। विंग ने कहा, देखो देखो मैंने गगा को फिर से बेवकूफ़ बना दी। गगा फिर से बेवकूफ़ बन गए। गगा आप हमेशा ही क्यों ऐसा करते हो? आप किसी से बेवकूफ़ नहीं बनते, पर देखो मैं आपको हर बार बेवकूफ़ बना देता हूँ। सभी मेट्स जंक्शा के ऊपर हंस रही थी और जंक्शा विंग को देख रहा था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और वो अपने ब्रदर के खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। हर बार वो बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार रहता है अपने ब्रदर से। विंग का हर मूव जंक्शा को पहले से ही पता रहता है। जंक्शा इतना बेवकूफ़ नहीं कि विंग के हर मूव को पहचान ना पाए। जंक्शा बहुत स्मार्ट है, पर वो विंग के लिए हर बार हारता है, बट स्वॉर्ड फाइट पे नहीं। स्वॉर्ड फाइट में विंग जंक्शा को ही हरा देता है, जबकि जंक्शा ने विंग को टीच किया है। जंक्शा ने कहा, विंग
मुझे हाथ दो। विंग ने कहा नहीं 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 नहीं, अब मेरा ही मेडिसिन मुझे ही टेस्ट करोगे? नो नो नो, मैं नहीं आऊँगा। तभी मैडम यू ने कहा ये सुनकर सभी शांत। ये मॉम का वॉइस है। जंक्शन ने अपना मुंह ही पानी में घुसा लिया। उससे मार नहीं खाना मैडम यू से। विंग तो बच जाएगा अपने मोटे मोटे आंसू को दिखाकर। जंक्शन ने इसीलिए अपना मुंह पानी में ही घुसा लिया था। विंग पीछे मुड़ा। विंग ने कहा मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम। सभी मेट्स ने मैडम यू को ग्रीट किया। मैडम यू ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नोट तक नहीं किया। मैडम यू तो विंग को ही देखे जा रही थी, ऊपर से लेके नीचे तक, और विंग डर कर खड़ा था। उसने अपने हाथ बांध लिए थे। आज तो वो गया। मैडम यू ने उसे पकड़ लिया लोटस पॉन्ड के पास। मैडम यू ने कहा विंग, तुम फिर से पॉन्ड में आए हो, और तुम्हारा भाई कहाँ गया? विंग ने कहा मॉम, गगा तो गए हैं, वो यहाँ नहीं है। मैडम यू ने कहा बेवकूफ़ समझते हो मुझे? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जंक्शा, पानी में से बाहर आओ वरना मर जाओगे पानी में। अपनी सांस रोके रोके बाहर आओ। जंक्शा ने पानी में से बाहर आते हुए कहा तुम्हें मरा था। मैडम यू ने जंक्शा के कान को खींचते हुए कहा निकलो तुम बाहर। तो मैंने तुम्हें इसका ख्याल रखने के लिए कहा था और तुम खुद ही पानी में कूद पड़े। विंग ने कहा मॉम, गगा को छोड़ो, गगा की कोई गलती नहीं है। मैडम यू ने कहा विंग, तुम्हारी ही सब गलती है। विंग ने कहा सॉरी मॉम, सॉरी। मैडम यू ने कहा अच्छा चलो, आज तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट की जाती है। विंग और जंक्शा ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अब ये क्या करने वाली हैं? ज़रूर ये कुछ प्लानिंग कर रही है हमें पनिश करने के लिए। हमें नहीं, मुझे। जंक्शा ने ये सोचा। मैडम यू ने कहा जंक्शा बेटा, अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत भगाओ। विंग बेबी हैप्पी बर्थडे। ये कहते हुए मैडम यू ने विंग के फेस को पकड़ा और उसके फोrehead पर किस किया। विंग ने कहा मॉम, मेरा बर्थडे था, मुझे याद क्यों नहीं? जंक्शा ने आते हुए कहा क्योंकि तुम बुद्धू हो। विंग ने गुस्से में जंक्शा को देखते हुए कहा आपको याद था? जंक्शा ने कहा हाँ। विंग ने कहा मेरा गिफ्ट तो? जंक्शा ने कहा वही तो देने के लिए कब से तुम्हारे पीछे भाग रहा था। विंग ने कहा क्या? जंक्शा ने कहा ये लो। जंक्शा ने विंग को एक तलवार दी। विंग ने उस तलवार को ले लिया और उस तलवार को खोलते हुए कहा वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है का। चलो मुझसे आप फाइट करो और मैं आपको हराऊंगा। जंक्शा ने कहा हाँ विंग, तुम इस बार मुझसे हार जाओगे। मैडम यू ने कहा जंक्शा, तुम ही हर बार हारते हो बेटा, याद नहीं? जंक्शा ने कहा वो तो मैं विंग को जिताने के लिए हार जाता हूँ। मैडम यू ने कहा झूठ। जंक्शा और विंग फाइट करने ही जा रहे थे कि मैडम यू ने कहा रुको। विंग, तुम एक तो पानी में पूरे भीगे हुए हो और तुम फाइट करोगे? फाइट कोई नहीं होगी, चलो घर। विंग ने कहा मॉम प्लीज़, मुझे फाइट करनी है, प्लीज़ मॉम। मैडम यू ने कहा हाँ विंग, हर बार तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। ये कहकर मैडम यू ने अपने हार्मफुल को निकाला और उन्होंने विंग को उस हार्मफुल को पहना दिया और कहा अब ठीक है। जंक्शा ने अपने शॉट को मूव कराते हुए कहा विंग देखना, आज मैं तो तुम्हें हरा दूंगा। विंग ने कहा सच में? मुझे नहीं लगता अब मुझे हरा पाओगे। ये कहकर विंग ने जंक्शा के ऊपर अटैक कर दिया और जंक्शा और विंग शॉर्ट फाइट करने लगे और मैडम यू ये फाइट बैठकर देख रही थी हंसते हुए। विंग ने जंक्शा की शॉट को डॉच करते हुए कहा आज तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लगता है आज मुझे आप हरा दोगे। जंक्शा ने कहा हाँ, आज मैं तुम्हें हराऊंगा। ये कहकर जंक्शा ने खुद को डॉच किया और फिर उसने विंग के ऊपर हमला कर दिया, पर विंग डॉच कर पाता उससे पहले ही विंग को अपने बैक पर बहुत तेज जलन का एहसास हुआ। विंग के हाथ से उसके स्वॉर्ड छूट गए और उसने अपनी शोल्डर को पकड़ लिया। उसी वक्त जंक्शा ने विंग के ऊपर अटैक कर दिया था और विंग का शोल्डर पे कट लग गया था। जंक्शा के हाथ से तलवार छूट गई। उसने कहा विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, क्या बहुत तेज लगा? वो कट इतना भी ज़्यादा तेज नहीं था, पर हाँ वो इतना ज़रूर था कि विंग का ब्लड उसके हाथों में दिखाई दे रहा था, पर विंग को उस कट की वजह से उतना दर्द नहीं हो रहा था जितना उसे अपने बैक पर जलन हो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बैक पूरी जल जाएगी। वो होल्ड नहीं कर पा रहा था खुद को, इसी वजह से वो अपने शोल्डर को पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया था और वो रोने लगा था। मॉम, मुझे कुछ चल रहा है मॉम। मैडम यू और जंक्शा ये देखकर डर गए थे और वो दौड़ते हुए विंग के पास है। मैडम यू ने विंग को पकड़ा और कहा विंग क्या बहुत ज़्यादा कट लग गया है, विंग दिखाओ मुझे। विंग ने कहा मॉम चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है मॉम, आई कैंट बेयर इट। विंग के आंखों से अब आंसू भी निकलने लगे थे। मैडम यू ने कहा हाँ विंग, हम हीलर के पास जाएंगे, हम हीलर के पास जाएंगे, चलो। जंक्शा और मैडम यू विंग को उठाने लगे, पर विंग
उसे उठा तक नहीं जा रहा था, वो जलन इतनी तेज थी। फिर भी वो खुद को उधर से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग की बैक पर उसे इतनी तेज जलन हुई कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गया। जंगशा ने ये देखा और उसने विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग विंग होश में, विंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और पार्ट के साथ। फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं ड्रैगन्स मेट को 2 शॉट में अपलोड करना चाहती थी, क्योंकि ये चीज़ आर्टिस्ट के लिए था, बट कुछ इश्यूज की वजह से ये फैन फिक्शन अपलोड ही नहीं हो रहा है एक साथ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि बहुत लंबा चैप्टर हो, इसलिए 5 से 6 घंटे का FF हो, इसलिए एक साथ अपलोड नहीं हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट ये नहीं हो रहा है। मेरा पूरा दिन निकल गया बस इसे अपलोड करने में ही, इसलिए मैं इस FF के बहुत शॉर्ट चैप्टर अपलोड कर रही हूँ और मैं इसे डेली ही अपलोड करूँगी, और आप लोगों की शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी कि मैं डेली अपलोड नहीं करती। और अगर आप लोग को मेरी ये FF पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।